आधी रात फोन का कैमरा ऑन होता है और पहली बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रेंड्स। यहीं से सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों तक हर आंदोलन के सामने अडिग दिखाई देने वाली सरकार अचानक संवाद के रास्ते पर आ गई। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि बात उस नेता की हो रही है जिसकी पूरी राजनीतिक पहचान एक बात पर ही टिकी है, न झुकेंगे न दबेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, पिछले कई वर्षों का राजनीतिक रिकॉर्ड है। किसान आंदोलन याद कीजिए, लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर डटे रहे। कड़ाके की ठंड, झुलसती गर्मी, मूसलाधार बारिश, 13 महीने तक आंदोलन चला। सैकड़ों परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, लेकिन सरकार ने अपने फैसले नहीं बदले। कानून तब वापस हुए जब राजनीतिक समीकरण बदलने लगे। शाहीन बाग देख लीजिए, महीनों धरना चला, सरकार अपनी जगह से नहीं हिली। पहलवानों का आंदोलन देख लीजिए, जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते वही खिलाड़ी सड़कों पर घसीटे गए। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन सत्ता की तरफ से वही चुप भी रही। सोनम वांगचुक को याद कीजिए, माइनस तापमान में अनशन पर, फिर दिल्ली में प्रदर्शन, हिरासत में, जेल, लेकिन सत्ता का रवैया नहीं बदला। यानी संदेश साफ था, आप जितना चाहे प्रदर्शन कर लीजिए, सरकार अपनी शर्तों पर ही चलेगी। लेकिन फिर 26 दिनों में तस्वीर बदल जाती है। आधी रात को वीडियो आता है, मित्रों की जगह फ्रेंड सुनाई देता है, संवाद की भाषा बदल जाती है, बातचीत की पेशकश होती है और कुछ मांगों को स्वीकार किया जाता है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, आखिर इस बार ऐसा क्या था? क्या सरकार बदल गई या हालात बदल गए? क्या यह छात्रों की ताकत थी या आने वाले चुनावों का गणित? क्या यह संवेदनशीलता थी या फिर राजनीतिक रणनीति? यही आज की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह और आज हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों से समझेंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ जिसने भारतीय राजनीति के सबसे सख्त माने जाने वाले नेतृत्व को संवाद की मेज तक आने पर मजबूर कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार 26 दिन में बातचीत की मेज पर क्यों आ गई? इसका जवाब समझने के लिए हमें आंदोलन की शुरुआत तक जानना होगा, क्योंकि हर आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी भीड़ नहीं होती, उसकी कहानी होती है। इस कहानी की शुरुआत हुई एक पेपर लीक से, एक ऐसा पेपर जिसे लाखों छात्रों ने महीनों की मेहनत से तैयार किया था, लेकिन परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर पेपर पत्र घूमने लगे। जांच एजेंसियों को पता चला कि पेपर किसी ने लीक किया, किसने बेचा और किसने खरीदा, लेकिन इतना तय था कि अगर डॉक्टर बनने का पेपर मोबाइल पर घूम रहा है तो छात्रों का सड़क पर उतरना असामान्य नहीं, स्वाभाविक है। यहीं से सरकार की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि पिछले कई आंदोलनों में सरकार के पास एक तय रणनीति रही। आंदोलन का एक चेहरा खोजो, फिर उसी चेहरे पर सवाल खड़े करो, उसकी नीयत पर सवाल उठाओ, उसे राजनीति से जोड़ो या फिर उसे किसी विचारधारा का एजेंट बना दो। किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला, शाहीन बाग में भी आपको ऐसा ही देखने को मिला, पहलवानों के आंदोलन में भी ये लगभग यही पैटर्न। आरोपों की राजनीति हुई, लेकिन इस बार सरकार के सामने एक अलग मुश्किल थी। यह आंदोलन किसी एक नेता का नहीं था, न कोई बड़ा संगठन, न कोई राजनीतिक पार्टी, न कोई ऐसा चेहरा जिस पर पूरा आंदोलन टिका। सिर्फ छात्र थे, देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र, अलग अलग जाति, भाषा और धर्म के छात्र, लेकिन उनकी शिकायत सिर्फ एक थी, हमारी मेहनत के साथ धोखा हुआ है। और यही बात इस आंदोलन के पहले के आंदोलन से अलग बना रही थी, क्योंकि अगर किसी नेता पर आरोप लगाया जाए तो बहस नेता पर चली जाती है, लेकिन अगर सवाल लाखों छात्रों की मेहनत का हो तो बहस सीधे व्यवस्था पर आ जाती है। यहीं से सरकार की पुरानी रणनीति कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि इस बार निशाना बनाने के लिए कोई एक चेहरा नहीं था, और जब विरोध का चेहरा नहीं होता तो विरोध की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण। यह सिर्फ 22 लाख छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये करोड़ों परिवारों की चिंता बन चुकी थी। सोचिए, एक छात्र परीक्षा देता है, लेकिन उसके साथ पूरी तैयारी कौन करता है? माँ अपनी जरूरत छोड़ती है, पिता ओवर टाइम काम करता है, कई परिवार कर्ज लेते हैं, कई गहने गिरवी रखते हैं, कई खेत बेच देते हैं। यानी परीक्षा एक बच्चे की होती है, लेकिन दांव पूरे परिवार का लगा होता है। इसलिए जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक छात्र नहीं, उसके साथ पूरा परिवार टूटता है, उसके साथ पूरा परिवार हारता है।
यही सरकार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हुई, क्योंकि किसान आंदोलन को कुछ लोग क्षेत्रीय बता सकते थे, शाहीन बाग को वैचारिक आंदोलन कह सकते थे, पहलवानों के आंदोलन को खेल जगत तक सीमित बताया जा सकता था, लेकिन छात्रों के आंदोलन में ऐसा पैटर्न नहीं था। लेकिन छात्रों के आंदोलन को किसी एक राज्य, एक जात, एक विचारधारा में बांधना लगभग असंभव था। हर राज्य में छात्र थे, हर शहर में छात्र थे, हर समाज में छात्र थे, और सबसे बड़ी बात, हर घर में कोई ना कोई ऐसा था जो इस दर्द को महसूस कर रहा था, भले वो बीजेपी समर्थक। यहीं से सरकार को एहसास हुआ कि यह सिर्फ सड़क का आंदोलन नहीं रहा, यह घर घर की बातचीत बन चुकी है। और जब कोई मुद्दा टीवी स्टूडियो से निकलकर ड्राइंग रूम तक पहुंच जाए, खाना खाते वक्त चर्चा होने लगे, तो उसकी राजनीति ताकत कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस बार संवाद का तरीका भी बदला, प्रधानमंत्री का संदेश भी बदला, भाषा भी बदली, मंच भी बदला, और शायद इसीलिए मित्रों की जगह फ्रेंड्स सुनाई दिया। क्या इससे सरकार झुक गई या सिर्फ अपनी रणनीति बदल रही थी? इसका जवाब आगे की कहानी में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मित्रों से फ्रेंड में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, वो इसलिए आना पड़ा क्योंकि जीएनजी का प्रोटेस्ट था। अब तीसरी वजह समझिए, यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था, यह आने वाले वोटरों का आंदोलन। राजनीति में सबसे कीमती चीज सिर्फ मौजूदा वोट बैंक नहीं होता, बल्कि वो पीढ़ी होती है जो पहली बार वोट डालने वाली हो, क्योंकि जो पहली राजनीतिक याद बनती है वही कई बार सालों तक साथ रहती है। यही वजह थी कि सरकार इस आंदोलन को सिर्फ एक प्रदर्शन तक नहीं देख रही थी। सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों लोग वीडियो देख रहे थे, लाठीचार्ज की तस्वीरें, रोते हुए छात्र, गुस्से में बोलते अभ्यर्थी, ये सब टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फैल रहा। पहले नैरेटिव टीवी स्टूडियो तय करते थे, लेकिन इस बार मोबाइल की स्क्रीन तय कर रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, क्या देख रहे हैं। शायद यही वजह थी कि जवाब भी उसी भाषा और उसी प्लेटफॉर्म पर आया। प्रधानमंत्री वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं था, बल्कि उस पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश थी जो टीवी से ज्यादा मोबाइल पर भरोसा करती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार सिर्फ आंदोलन नहीं बदला था, राजनीति का गणित भी बदल चुका था पूरी तरीके से। 2019 में सरकार पूर्ण बहुमत में थी, बड़े फैसले लेने के लिए राजनीतिक गुंजाइश ज्यादा थी, लेकिन अब गठबंधन की सरकार है। ऐसे में हर बड़ा फैसला सिर्फ सरकार का नहीं होता, सहयोगी की राजनीति, चिंता भी उसमें जुड़ी होती है। अगर करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों की नाराजगी लगातार बढ़ती, तो उसका असर सिर्फ एक पार्टी पर नहीं, पूरे गठबंधन पर पड़ सकता था। शायद यही वजह है कि इस बार सरकार ने टकराव की बजाय संवाद का रास्ता चुना। लेकिन कहानी में एक मोड़ और है जिसे समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि पार्टी हर आंदोलन को एक नजर से नहीं देखती। जब तक विरोध सिर्फ विपक्ष तक सीमित रहता है, सरकार ज्यादा परेशान नहीं होती। लेकिन जिस दिन उसके अपने समर्थक सवाल पूछने लगते हैं, वहीं से असली चिंता शुरू होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे लोग भी सवाल पूछ रहे थे जो खुद को बीजेपी समर्थक बताते थे। उनका सवाल विपक्ष की भाषा वाला नहीं था, उनका सवाल सीधा था, अगर मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो सरकार इतनी देर क्यों कर रही है? यही मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए विपक्ष का हमला उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपने समर्थकों की चुप्पी टूटना। जब अपना वोटर सफाई मांगने लगे, जब राजनीतिक रणनीति बदलनी पड़ती है, तब सरकार को खतरा महसूस होता है। इसी दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी का बयान भी चर्चा में आया। उन्होंने छात्रों की चिंता का जायज बताया और कहा कि ऐसे मामले में संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है। राजनीति में ऐसे बयान से बयान नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि पार्टी के भीतर भी इसी मुद्दे को लेकर बेचैनी है। यहीं से सरकार ने अपना तरीका बदला, टकराव की जगह बातचीत की बात होने लगी। संदेश यह देने की कोशिश हुई कि सरकार सुन रही है। यानी सवाल अब सिर्फ इतना नहीं था कि सरकार झुकी है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना रुख बदला या सिर्फ अपना तरीका बदला। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन राजनीति में इनके मायने बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल। अगर आगे भी जांच तेज होती है तो दोषियों पर कार्रवाई होती है और व्यवस्था में बदलाव दिखाई देता है तो लोग कहेंगे कि आंदोलन ने असर डाला। लेकिन अगर बातें सिर्फ आश्वासन तक सीमित रह गया तो यह सवाल फिर उठेगा कि क्या वास्तव में कुछ बदला था या सिर्फ माहौल शांत करने की कोशिश हुई थी। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली फैसला आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि किसी भी आंदोलन की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि बातचीत हुई या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि इसके बाद जमीन पर क्या बदला। अब आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, यह सरकार का झुकना था, रणनीति बदलना था, या लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा?
अपनी राय कमेंट पे जरूर दीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। अगर आपको ऐसी गहराई वाली राजनीतिक स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।